हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है कस्टम ड्यूटी। और कस्टम ड्यूटी के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पहले जानेंगे आखिर ये कस्टम ड्यूटी क्या है, किस तरीके से चार्ज होती है, इसकी पूरी की पूरी जो बैकग्राउंड है, जो स्टोरी है, वो हम लोग समझेंगे। आपके सिलेबस में कस्टम ड्यूटी के जो बेसिक फंडामेंटल्स, जो डेफिनेशंस है वो है, और किस तरह से वैल्यूएशन की जाती है, वो वैल्यूएशन वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है। लेकिन वो सबको कवर करने के पहले हम लोग पहले ये समझते हैं कि आखिर कस्टम ड्यूटी है क्या, किस तरीके से ये चार्ज होती है, इसके बारे में एक ओवरऑल या ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग पहले हम लोग डेवलप कर लेते हैं, ताकि जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हमें कोई परेशानी ना हो, हमें एक मोटा मोटा आइडिया पहले से रहेगा कि आखिर ये चैप्टर क्या है, ये टॉपिक क्या है। तो चलिए हम लोग अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, कस्टम ड्यूटी। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डायग्रामेटिक फॉर्म में मैंने ये नोट्स प्रिपेयर करवाया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये है इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है ये आपके सिलेबस में है नहीं, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कस्टम ड्यूटी के बारे में, जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है और इंट्रोडक्शन। तो आप ध्यान से देखिएगा, आज का ये जो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे, मतलब राइटिंग का कोई ज्यादा काम नहीं है। और ये जो स्क्रीन पे आपको जो नोट्स दिख रही है ये आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से आज के इस लेक्चर को सिर्फ सुनेंगे, एक स्टोरी की तरह आपको बस ध्यान से सुनना है और चीजों को समझना है। कस्टम ड्यूटी के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है इस क्लास के साथ साथ ही वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये कस्टम ड्यूटी, ये जो टर्म है कस्टम ड्यूटी, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारे कंट्री में जो भी सामान हम लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक टैक्स लगाती है जिसे बोला जाता है कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले मैं एकदम कट टू कट आपको बता रहा हूं, आपके एग्जाम के हिसाब से जो भी रिलेवेंट है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देखें सबसे पहले यहां क्या दिख रहा है आपको, कस्टम ड्यूटी क्या है। कस्टम ड्यूटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी एक तरीके की इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस तरीके से जीएसटी होती है बिल्कुल उसी तरीके से कस्टम ड्यूटी भी एक तरीके की क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो कस्टम ड्यूटी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो कस्टम, ये जो वर्ड है ना कस्टम, इसका मतलब होता है ट्रेडिशन। पहले के समय में लोग जब राजा महाराजा हुआ करते थे, अलग अलग किंगडम्स होते थे, सारे किंगडम्स के क्या होते थे, किंग होते थे। तो जब एक किंगडम के किंग जब किसी दूसरे किंगडम में जाते थे बिजनेस पर्पस के लिए, व्यापार करने के लिए, तो वहां पर एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन या फिर एज अ आउट ऑफ कर्टेसी वो कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर जाते थे, कुछ प्रेजेंट लेकर जाते थे, है ना, ताकि जो दूसरा किंगडम है उसके जो महाराज है, जो किंग है, वो वहां पर बिजनेस करने के लिए उन्हें परमिशन दे। तो इस तरीके से एक राज्य से या फिर एक रीजन से दूसरे रीजन में जो व्यापारी जो जाया करते थे, वो वहां के किंगडम के लिए वो आउट ऑफ कर्टेसी वो कुछ गिफ्ट वगैरह उपहार लेकर जाते थे, और इस तरीके से उन्हें परमिशन मिलती थी दूसरे राज्य में या दूसरे प्रांत में बिजनेस करने के लिए। यही सालों दर साल चलती रही, और आज के दिन में सारे के सारे जितने भी हमारे कंट्रीज है, सारे पॉलिटिकल बाउंड्रीज से कनेक्टेड है। आज के टाइम पे भी अगर हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, तो अब तो वो पहले के समय राजा महाराजा वाला समय अब तो है नहीं, अब तो सारी पॉलिटिकल सिस्टम हो चुकी है। तो एक कंट्री से अगर कोई बिजनेसमैन दूसरे कंट्री में बिजनेस करना चाहता है, यानी कि वो अपना सामान बेचना चाहता है, तो क्या अभी उसे कोई उपहार देने से चल जाएगा? जी नहीं नहीं नहीं, पहले के समय में ये सब होता था, अब तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो अभी क्या है, अभी जितनी भी कंट्रीज है वो सब पॉलिटिकल बाउंड्री से डिफाइंड है, और हर एक कंट्री का अपना पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, सभी के एक रूलिंग प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट है। तो अब हमें उन कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करके बिजनेस करना पड़ता है।
तो अभी के मॉडर्न टाइम्स में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके हिसाब से कोई भी कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ बिजनेस करती है, यानी एक कंट्री का कोई भी व्यापारी बिजनेसमैन अगर किसी दूसरे कंट्री में अपने सामान को बेचता है या फिर किसी दूसरे कंट्री से वो सामान खरीदता है, तो ऐसे में जब दो कंट्रीज के बीच में कोई भी ट्रेड या ट्रांजैक्शन होती है, किसी भी तरीके का सामान खरीदा या बेचा जाता है, तो यहां पर टैक्स की प्रोविजन आ जाती है। इसे बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया? कस्टम ड्यूटी कब लगाई जाती है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है। एज पर आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 265 में यह बताया गया है कि बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के कोई भी टैक्स लेवी नहीं किया जा सकता। ये जब मैं आपको डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स पढ़ा रहा था, वहां के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में भी मैंने आपको ये सेक्शन बताया था। एंट्री 83 ऑफ यूनियन लिस्ट हैज गिवन पावर टू यूनियन। यूनियन का मतलब यहां पर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एंट्री नंबर 83 जो यूनियन लिस्ट का है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, आप देखेंगे आपके कॉपी में ये सारी चीजें पहले नोट हुई है। ठीक है, तो आप एक बार से डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स वाले टॉपिक में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगी। तो एंट्री 83 of union list has given power to union, that is the central government, to frame law and levy custom duty। कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड लॉ को फ्रेम करने के लिए और उनको लेवी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। कैसे पावर दी गई है? एंट्री नंबर 83 में ये पावर दी गई है। ठीक है, एंट्री नंबर 83 में ये पावर दी गई है। चलिए, तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसे याद रखना, आर्टिकल 265 और एंट्री नंबर 83। अगर याद रखो तो अच्छा है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछे जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं हिस्ट्री। कस्टम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में आज तो चल रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आप देखेंगे पहले के समय में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो भी व्यापार हुआ करता था, परचेज और सेल की ट्रेडिंग हुआ करती थी, उसके लिए ना पहले 3 अलग अलग कानून थे। आप देख सकते हो यहां पर हिस्ट्री में क्या लिखा गया है। सी कस्टम एक्ट 1878, फिर लैंड कस्टम एक्ट 1924, इसके बाद इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। यानी कि जो भी व्यापार दो देशों के बीच में होता है, ये 3 अलग अलग रूट से हो सकता है, या तो सी रूट से, या तो एयर रूट से, या फिर लैंड रूट से। तो 3 अलग अलग तरीके से जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे, उनके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए थे, है ना। सी कस्टम एक्ट, लैंड कस्टम एक्ट और इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट। बाद में इन सभी को मर्ज करके एक कॉमन एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, कस्टम एक्ट। कौन से साल में? 1962 में। आज के समय में कस्टम एक्ट ही प्रेवलेंट है, ये पुराने सारे एक्ट अब खत्म हो चुके हैं। इसी तरीके से एक और एक्ट हुआ करता था, इंडियन टैरिफ एक्ट 1934, जिसे बाद में चेंज करके एक न्यू फॉर्म में इसके जगह रिप्लेस करके एक नया एक्ट लाया गया, जिसका नाम रखा गया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ये 1975 में आया था। अब मुझे बताइए ये दोनों एक्ट में डिफरेंस क्या है। तो जो पहला है ना, कस्टम एक्ट 1962, इस एक्ट में बताया गया है कि कस्टम ड्यूटी होती क्या है, कब लगती है, कब उसकी लेवी होगी, किस तरीके से उसका कलेक्शन होगा, ये सारी जो भी प्रोसीजर है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, पेनाल्टीज, फाइन, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं कस्टम से रिलेटेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और उसके टैक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, वो सारी की सारी चीजें बताई गई है कस्टम एक्ट में। और कस्टम टैरिफ एक्ट जो है, इसमें बताया गया है रेट ऑफ ड्यूटी। यानी कस्टम ड्यूटी तो लगाई जाएगी, लेकिन किस रेट से लगाई जाएगी, ये बताया गया है एक अलग एक्ट में, कस्टम टैरिफ एक्ट। यानी कि अलग अलग तरह के गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट से कस्टम ड्यूटी लगती है। ऐसा नहीं कि कोई यूनिफॉर्म रेट है, अलग अलग रेट से लगती है। इसके अलग अलग गुड्स के क्लासिफिकेशन है, तो किस तरह के गुड्स के ऊपर किस तरह के रेट एप्लीकेबल होंगे, इसके बारे में बकायदा पूरी लिस्ट बताई गई है। और ये लिस्ट हमें कस्टम टैरिफ एक्ट में देखने को मिलती है।
तो बेसिकली कस्टम एक्ट जो है ये पूरे के पूरे कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस, डेफिनेशंस और प्रोसीजर हमें बताती है। और कस्टम टैरिफ एक्ट जो है, ये कस्टम टैरिफ एक्ट मेनली कस्टम के रेट के लिए है, रेट ऑफ ड्यूटी जो है उसके लिए है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। आखिर ये कस्टम ड्यूटी किस तरीके से लगाई जाती है, इसकी स्टेजेस क्या है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज है वो है लेवी। लेवी मतलब कस्टम ड्यूटी इंपोज करना, ठीक है। तो देखिए डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी इज मेड। सबसे पहले जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है यानी कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, उसकी जो भी आपकी कस्टम ड्यूटी की जो अमाउंट बनती है, जो उसकी जो फाइनल जो वैल्यू बनती है, वो पहले डिक्लेयर की जाती है और उसे डिक्लेयर करके बताया जाता है कि भाई हमारा कस्टम ड्यूटी जो है वो लेवी हो गया। तो पहले लेवी तो तब होगा ना, पहले आपको देखना पड़ेगा कि कस्टम ड्यूटी के जो टैक्सेबल इवेंट है वो हो रहे कि नहीं। जैसे ही टैक्सेबल इवेंट हो जाएंगे आपको सारी कैलकुलेशन करके सिर्फ डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि भाई हमें कस्टम ड्यूटी देनी है। जब कस्टम ड्यूटी आप डिक्लेयर करोगे फिर इसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो पीओ है, वो उसकी असेसमेंट करेंगे। देखो आप जो भी ड्यूटी का कैलकुलेशन करके बता दोगे ऐसा तो नहीं है ना कि उसका डायरेक्टली वो लोग उसको बिना वेरीफाई किए वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जो भी डिक्लेरेशन दोगे, जो भी ड्यूटी का आप डिक्लेयर करोगे, उसकी असेसमेंट होगी, वेरिफिकेशन होगी, सब कुछ देखने करने के बाद तब जाके फाइनल आपको पे करना पड़ेगा। तो असेसमेंट का मतलब क्वांटिफाइंग दी अमाउंट। तो एक्चुअल आपको कितने का अमाउंट पे करना है, किस रेट से पे करना है, तो वो सभी को फाइनली असेस किया जाएगा। और फाइनली लास्ट स्टेज क्या है, कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। तो जो भी आपको फाइनल टैक्स या ड्यूटी देना है उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेनली ये 3 अलग अलग स्टेप्स में आपको कस्टम ड्यूटी पे करने पड़ते हैं। अब हम लोग और अच्छे से डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। चार्जिंग सेक्शन क्या है कस्टम ड्यूटी का? चार्जिंग सेक्शन जो है ये है सेक्शन 12। सेक्शन 12 हमें ये बताता है कि कस्टम ड्यूटी कब लगाई जाएगी, कौन से सिचुएशन में कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। तो अब आराम से हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान से देखिए। ड्यूटी ऑफ कस्टम शैल बी लेविड, यानी कि कस्टम की ड्यूटी लेवी हो जाएगी। लेवी हो जाएगी मतलब कस्टम ड्यूटी इंपोज कर दी जाएगी। अच्छा यहां पर एक लिखा हुआ है बीसीडी। बीसीडी का मतलब क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितने तरह के कस्टम ड्यूटीज होते हैं हम लोग आगे अपने आने वाले टॉपिक्स में हम लोग इसे कवर करेंगे। फिलहाल आप मान के चलिए जो भी कस्टम ड्यूटी, जो हमारी मेन कस्टम ड्यूटी है, इसे हम लोग बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। जैसे बेसिक सैलरी हुआ करती थी ना, आपने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था बेसिक सैलरी मतलब विच इज योर मेन सैलरी। इसके अलावा आपको कई तरह के और भी सैलरी के नाम पे पेमेंट मिलते थे, जैसे अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, वो सभी भी सैलरी के कैटेगरी में आते थे। पर एक बेसिक सैलरी जो आपकी मेन बेस सैलरी है, इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी में भी एक बीसीडी होता है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहां पर देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहां पर फर्स्ट स्टेप में क्या है, ड्यूटी ऑफ कस्टम शैल बी लेविड। ड्यूटी ऑफ कस्टम लगा दिया जाएगा। सबसे पहले कैसे लगाया जाएगा? एज पर द रेट स्पेसिफाइड इन कस्टम टैरिफ एक्ट। मैंने आपको बताया था ना, कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है उस रेट के हिसाब से जो कस्टम टैरिफ एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। तो कस्टम टैरिफ एक्ट में जो रेट बताए गए हैं उस रेट के हिसाब से कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी। किस पे लगा दी जाएगी? गुड्स के ऊपर। याद रखिएगा कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है सिर्फ गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा कस्टम एक्ट है ये गुड्स के कॉन्टेक्स्ट में ही अपने को पढ़ना है, यानी कि सर्विस के लिए कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी लगा दी जाएगी गुड्स के ऊपर। किस रेट से? वो रेट जो प्रिस्क्राइब्ड है कस्टम टैरिफ एक्ट में, ठीक है। अच्छा ये कौन सी कस्टम ड्यूटी होगी? ये होगी बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी। अच्छा यहाँ गुड्स का मतलब क्या है? तो देखिए गुड्स का मतलब यहाँ अलग से बताया गया है इस टेबल के अंदर। तो गुड्स में कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोरेज, बैगेज, करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी चीज जो आप किसी दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में लेकर आते हो या फिर हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में लेकर जाते हो, इन्हें हम लोग बोलते हैं गुड्स, ठीक है। जिन चीज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है इसे क्या बोला जाता है? गुड्स। अब गुड्स को और अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से डिफाइन करने के लिए यहाँ पर उनके अंदर जो आइटम्स है वो सारी चीजें बताई गई है। स्टोर्स,
जब पानी के जहाज जब वॉयज पे जाते हैं, मतलब सी जर्नी पे जब वो निकलते हैं, तो बहुत सारे स्टोर्स के आइटम भी वो लोग रखते हैं, है ना। जैसे फैक्ट्री में जो स्टोर मटेरियल होते हैं ना, इसी तरीके से बहुत सारे स्टोर्स आइटम, जैसे कि आपका स्पेयर पार्ट्स हो गया, या फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, कई तरह के अदर फ्यूल से रिलेटेड जो मटेरियल होते हैं, या खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी लोग क्रू मेंबर जितने भी वेसल्स के अंदर जा रहे हैं, जितने भी कार्गो के अंदर जो क्रू मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, 15-20 दिन 1 महीने की जर्नी है, तो खाने पीने की सारी चीजें भी वो पहले से लेकर चलते हैं। तो जो भी चीजें उसके अंदर है, वो सभी के सभी गुड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप देखिए स्टोर्स, बैगेज, कोई भी लगेज या बैगेज अगर किसी भी क्रू मेंबर या पैसेंजर के पास है, तो वो सारी चीजें भी आ जाएंगी। करेंसी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी गुड्स में इंक्लूड हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी तरह की कोई मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो भी, यहां तक कि आप देखिए वेसल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट को भी गुड्स के कैटेगरी में रख दिया गया है। यानी कि वेसल और व्हीकल भी तो एक तरह की गुड्स ही है ना। तो अगर वेसल या व्हीकल या फिर किसी एयरक्राफ्ट का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उस पे भी क्या लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गुड्स को अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया गया है। अच्छा, लगती कब है गुड्स, लगती कब है ये कस्टम ड्यूटी, तो आप देखिए नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में ध्यान दीजिए। स्टेप नंबर 2 क्या बोला जा रहा है, इंपोर्टेड टू इंडिया, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो जो गुड्स है ना, ये गुड्स कैसी होनी चाहिए, गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यानी ये जो बीसीडी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ये गुड्स पे लगाई जाएगी। कौन से गुड्स पे, गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया या एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जो गुड्स इंपोर्ट हो रही है या फिर इंडिया से जो गुड्स एक्सपोर्ट हो रही है, उन गुड्स के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। कौन से रेट से लगाई जाएगी, वो रेट जो कस्टम टैरिफ एक्ट में बताया गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा यहां पर एक और खास बात, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। आप देख रहे हो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अब ये टेरिटोरियल वाटर क्या है, अभी हम लोग थोड़ी देर में समझते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होता है। अच्छा, इसके पहले देख लेते हैं एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया और इंपोर्टेड टू इंडिया, इसका मतलब क्या है। तो आप देखिए यहां पर नंबर 3 एंड नंबर 4 में बताया जा रहा है। नंबर 3 में इंपोर्ट का मतलब और नंबर 4 में एक्सपोर्ट का मतलब बताया गया, आप देख सकते हैं। नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से, भारत के बाहर से कोई भी सामान अगर आप भारत में लेकर आते हो, तो इसे बोलते हैं इंपोर्ट। इसे क्या बोलते हैं, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स अगर आप इंडिया में लेकर आते हो, ये हो जाएगा इंपोर्ट। इसी तरीके से एक्सपोर्ट में देखिए क्या लिखा है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। भारत से कोई गुड्स आप भारत के बाहर लेकर जाते हो, भारत से कोई भी गुड्स आप भारत के बाहर लेकर जाते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहां तक जो आपका ये जो चार्ट है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले यहां तक क्लियर कर लेते हैं। तो जो कस्टम ड्यूटी है, इसकी चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12। सेक्शन आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी की चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12, और ये क्या बताती है कि कोई भी गुड्स जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी गुड्स जिसका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी कि इंपोर्ट मतलब कोई भी गुड्स जो बाहर से इंडिया में लाया जा रहा है, या एक्सपोर्ट का मतलब जो इंडिया से बाहर ले जाया जा रहा है, ऐसे कोई भी गुड्स के ऊपर हम लोग बीसीडी इंपोज कर देंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी इंपोज कर देंगे। किस रेट से, वो रेट जो कस्टम टैरिफ एक्ट में बताया गया है, ठीक है। अच्छा, गुड्स का मतलब भी यहां पर अलग से मेंशन करके दे दिया गया है। अब आप देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन दोनों के ही डेफिनेशन में आपको एक टर्म देखने को मिल रहा है, इंडिया, है ना। देखिए इंपोर्टेड टू इंडिया, एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, आप देख रहे हो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये दोनों के ही डेफिनेशन में इंडिया
टर्म है। तो इंडिया का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलोगे सर इसमें ये भी कोई समझने वाली बात है, इंडिया का मतलब हमारा देश भारत, है ना। अब हमारा देश जो भारत है ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत को ही हम लोग इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये आखिर है क्या और इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है? आप लोग बोलोगे सर हम लोग तो बचपन से ही भारत का मैप बनाते हुए आए हैं, तो भारत की जो मैप है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो तो हमें पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कस्टम एक्ट में ना जो इंडिया है इसकी मीनिंग थोड़ी सी ज्यादा एक्सपैंडेड है। कस्टम एक्ट के हिसाब से जो इंडिया को डिफाइन किया गया है, उस डिफिनेशन में सिर्फ लैंड मास नहीं आता है। मतलब भारत की जो धरती है सिर्फ उतने को ही हम लोग इंडिया नहीं बोलेंगे, इसके बाहर के कुछ और भी जो एरिया है उसको भी हम लोग इंडिया के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं एज पर कस्टम एक्ट। ठीक है, जैसे आप ध्यान से देखिए मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए ये हमारा है प्यारा भारत, ठीक है। प्लीज मेरे इस डायग्राम से आप नाराज मत होइएगा। और मैं जितना बना पाया मैंने बना दिया, आप इसे इंडिया मान लीजिए। बाकी मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा तो नहीं बनाया। तो ये है हमारा प्यारा देश इंडिया। तो हम सभी लोग बचपन से ही इंडिया का मैप बना रहे हैं, करीब करीब इस तरीके से ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये है ना जो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया है, दिस इज द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो जो हम लोग मैप में ड्रॉ करते हैं, ये है हमारे देश का जो लैंडमास है, यानी कि जो भूभाग है। जो भूभाग मतलब जो धरती है, हमारे देश की जो धरती है, इसे हम लोग बोलते हैं लैंड एरिया, है ना। तो ये है हमारे देश का लैंड एरिया, हमारे इंडिया का लैंड मास। हम लोग बचपन से इसी को ड्रॉ करते आ रहे हैं। ये है इंडिया। तो ये तो इंडिया का लैंड पोर्शन है। लेकिन कस्टम में जब डेफिनेशन बनाया गया तो बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, ये लैंड पोर्शन तो इंडिया का पार्ट है ही। इसके अलावा जो यहाँ पर वाटर है ना, ये चारों तरफ जो पानी है, इस पानी के अंदर भी कुछ पार्ट हम लोग क्या करेंगे, हम इंडिया ही मानेंगे। तो हमारे देश में 3 तरफ से समुद्र है, ये हम सभी को पता है। तो ये जो वाटर बॉडी है, ये जो सी है, इसके भी कुछ पोर्शन को हम लोग इंडिया में कंसीडर कर लेते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ कस्टम एक्ट, ठीक है। तो इंडिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ लैंड पोर्शन नहीं है। जो लैंड की जो पॉलिटिकल बाउंड्री या पॉलिटिकल फ्रंटियर है, दैट इज नॉट जस्ट इंडिया एज पर दी डेफिनेशन ऑफ कस्टम एक्ट। इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स सम पोर्शन ऑफ सी। अब कितना सी का पोर्शन इंक्लूडेड है वो हम लोग यहां पर देखते हैं। देखिए आप इस पिक्चर को देखिए ध्यान से। आप देख सकते हो यहां पर हमारे देश की जो लैंड पोर्शन है वो यहां पर है, आपको दिख रही है ऐसा कुछ। देखिए मैं यहां पर ब्लैक पेन से मार्क कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज द लैंड पोर्शन ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की धरती है, भूभाग, ठीक है। इसके बाद समुद्र स्टार्ट हो रही है, सी स्टार्ट हो रही है। लेकिन आप यहां पर देखिए 12 नॉटिकल माइल, आपको ये याद रखना है 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल, ये जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर में या माइल्स में, इसी तरीके से सी रूट पे डिस्टेंस को हम लोग मेजर करने के लिए एक और यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसको नॉटिकल माइल्स बोला जाता है। तो लैंड एरिया से, ध्यान से समझिए, इंडिया के लैंड एरिया से या लैंड बाउंड्री से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ध्यान दीजिएगा, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है?
इसे हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। इसे क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर। भारत की धरती जहां समाप्त हो रही है, भारत की धरती जहां पर एंड हो रही है, इंडिया की जो लैंड मास की पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके बाद से जो समुद्र स्टार्ट हो रही है, उस समुद्र के हिस्से में भी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है वो भी इंडिया का पार्ट माना जाता है। यानी आप देखिए, ये जो एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, आपको देखिए यहां पर रेड कलर का एक सर्कल दिख रहा है, दिख रहा है? ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द लैंड मास ऑफ इंडिया, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो होता है ये भी इंडिया के अंडर में ही माना जाता है, ये इंडिया का पार्ट माना जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। यानी कि अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र है वो भी भारत का है, उसके नीचे की जो समुद्र के नीचे की जो जमीन है वो भी भारत की है, और समुद्र के ऊपर का जो आसमान है वो भी भारत का है। आपको समझ में आया? भारत की धरती तो भारत की है ही, हमारी जो भारत की भूमि है वो तो हमारी है ही, लेकिन भारत भूमि के अलावा जहां से समुद्र स्टार्ट होता है, समुद्र का जो लेवल है, सी लेवल, समुद्र तल, और उसके नीचे का भूभाग और उसके ऊपर का आसमान, ये सारा भारत का ही हिस्सा माना जाएगा अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, तो ये जो एरिया है इसे बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था? देखिए, ऊपर हमने यहां पर क्या पढ़ा था? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। देख रहे हैं आप? इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, मतलब एज पर द डेफिनेशन ऑफ कस्टम एक्ट, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कस्टम एक्ट, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो अब आप यहां तक समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या बोला गया है। As per Supreme Court, as per Supreme Court, it is not possible to do all formalities in sea or air when vessel or aircraft crosses territorial water. ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि कोई भी सी या एयर के ऊपर जब कोई वेसल या एयरक्राफ्ट आता है, तो जैसे ही वो नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल का जो बाउंड्री लाइन है ना उसको क्रॉस करेगा, तो हम लोग क्या मानेंगे? इंपोर्ट स्टार्ट हो गया। इंपोर्ट स्टार्ट हो गया कब? कब इंपोर्ट स्टार्ट होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इसके बाद से मान लीजिए ये जो है ये 12 नॉटिकल माइल का एरिया है। ठीक है, अब ये 12 नॉटिकल माइल को जैसे ही कोई शिप, कोई भी ऐसा शिप अगर क्रॉस करता है, जैसे ही इसे क्रॉस करेगा ना, इसके बाद से क्या मान लिया जाएगा? इंपोर्ट हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो इंपोर्ट की शुरुआत हो चुकी है जैसे ही 12 नॉटिकल माइल में एंट्री हो जाएगी। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में जैसे ही किसकी एंट्री हो जाएगी? किसी वेसल की एंट्री हो जाएगी, या फिर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है। ठीक है, कोई एयरक्राफ्ट है, इस तरीके से मैं बना देता हूं। मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, अगर कोई एयरक्राफ्ट इसको क्रॉस करता है तो भी क्या मान लिया जाएगा? 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया को, यानी टेरिटोरियल वाटर की जो बाउंड्री लाइन है उसको अगर कोई एयरक्राफ्ट हवा से, वायु से भी अगर क्रॉस करता है तो भी मान लिया जाएगा इंडिया में वो एंट्री ले चुका है, इंपोर्ट स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट की शुरुआत कब होती है? जब कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के लाइन को क्रॉस कर देता है, क्या हो जाती है? इंपोर्ट की शुरुआत। लेकिन देखिए, टेरिटोरियल वाटर का जो लाइन है इसको क्रॉस कर देने से वेसल या एयरक्राफ्ट इंडिया में इंपोर्ट का शुरुआत तो कर देता है, लेकिन यहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं हो सकती। क्या एयरप्लेन में जैसे ही वो टेरिटोरियल वाटर में एंट्री करता है, ध्यान से सुनिए, कोई एयर बस है, ठीक है, कोई एयरक्राफ्ट है, वो जैसे ही टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को ऊपर हवा से क्या कर रहा है? एंट्री ले रहा है। तो जैसे ही टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में वो एंट्री लेगा, तो क्या वो हवा से ही लीगल फॉर्मेलिटीज या पेपर वर्क कर सकता है?
डिफिकल्ट है। और इसी तरीके से जो पानी के जो जहाज होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, क्या ये वेसल्स जैसे ही 12 नॉटिकल माइल के एरिया को एंट्री करेंगे, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को एंट्री करेंगे, तो यहाँ क्या फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क पॉसिबल है? ये भी डिफिकल्ट है। तो इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर आई थी। क्या बोला जा रहा है? एज पर सुप्रीम कोर्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू डू ऑल फॉर्मेलिटीज इन सी और एयर व्हेन वेसल और एयरक्राफ्ट क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर। आपको दिख रहा है? बोल रहा है कि कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी वेसल जैसे ही टेरिटोरियल वाटर में एंट्री करता है, जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया में आ जाता है, ऐसे में सारी की सारी फॉर्मेलिटी कंडक्ट करनी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हो जाती है, जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना है तो वो हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग ईमेल वगैरह कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कोई फाइलिंग करनी है, वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। लेकिन बाकी सारी जो अदर फॉर्मेलिटीज है वो पॉसिबल नहीं होती है। तो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पॉसिबल नहीं है एयर में या सी में। एयर में या सी में सारी की सारी फॉर्मेलिटी पॉसिबल नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा हमें बताता है। इंपोर्टेड, देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है? इंपोर्ट स्टार्टेड, पॉइंट नंबर 1 में देखिए क्या लिखा है? इंपोर्ट स्टार्टेड। इंपोर्ट की शुरुआत कब होती है? इंपोर्ट की शुरुआत कब होती है? ध्यान से देखिए, व्हेन एंटर इन इंडिया, कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल, वेसल का मतलब होता है पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, जो कार्गो शिप होते हैं, जिसमें सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए लोड किए जाते हैं, इसे बोलते हैं वेसल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेसल्स। तो कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट जैसे ही टेरिटोरियल वाटर में एंट्री लेता है, 12 नॉटिकल माइल के जो एरिया है उसके अंदर वो जैसे ही एंट्री लेता है, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। तो इंपोर्ट कब स्टार्ट होती है? व्हेन एंटर इन इंडिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, बट कंप्लीटेड, ध्यान से देखिए, लेकिन कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट कब होती है? ओनली व्हेन गुड्स बिकेम अ पार्ट ऑफ मास गुड्स ऑफ इंडिया। यानी ध्यान से समझिए, 12 नॉटिकल माइल के एरिया में जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट या वेसल एंट्री ले लेगा, टेरिटोरियल वाटर में जैसे ही कोई एंट्री ले लेगा, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इंपोर्ट कंप्लीट कब होगी? जब वो इंडिया के लैंड मास में कस्टम स्टेशन में पहुंचेगा। जैसे ध्यान से समझिए, यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? 12 नॉटिकल माइल का एक एरिया है, आपको दिख रहा है ना? मैं यहां पर अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। ये जो 12 नॉटिकल माइल का एरिया है, आप ध्यान से देखिए, वेसल जैसे ही इस 12 नॉटिकल माइल के एरिया में एंट्री लेगा, यानी टेरिटोरियल वाटर में एंट्री लेगा, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो इंपोर्ट जो है वो यहां पर स्टार्ट हो जा रही है, इंपोर्ट यहां पर स्टार्ट हो जा रही है। या फिर अगर कोई एयरक्राफ्ट आसमान से 12 नॉटिकल माइल के एरिया में टेरिटोरियल वाटर के ऊपर उड़ान भरेगा, जैसे ही वो टेरिटोरियल वाटर के ऊपर से उड़ान भरेगा, 12 नॉटिकल माइल के एरिया में एंट्री लेगा, तो ऐसे में ये भी इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो इंपोर्ट या तो कोई वेसल हो या एयरक्राफ्ट हो, जैसे ही 12 नॉटिकल माइल यानी कि टेरिटोरियल वाटर के अंदर एंट्री लेगा, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगी। और इंपोर्ट कंप्लीट कब होगी? जब वो यहाँ भारत के कस्टम स्टेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भारत का जो लैंडमास है, वहां पर जो कस्टम पोर्ट है, वो कस्टम पोर्ट में जब पहुंचेगा, तो टेरिटोरियल वाटर में एंट्री लेने से इंपोर्ट की शुरुआत हो जाती है, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जब वो वेसल या एयरक्राफ्ट पोर्ट या एयरपोर्ट में पहुंचता है ना, पोर्ट या एयरपोर्ट में पहुंचता है, तब जाके फिर इंपोर्ट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, इंपोर्ट स्टार्ट कब होती है और एंड कब होती है। इंपोर्ट स्टार्ट कब होती है? व्हेन एयरक्राफ्ट और वेसल एंटर इन इंडिया, बट कंप्लीटेड ओनली व्हेन गुड्स बिकम पार्ट ऑफ मास गुड्स ऑफ इंडिया। मतलब वो पोर्ट या कस्टम पोर्ट में या एयरपोर्ट में जब वो पहुंच जाती है और इंडिया के जो मास गुड्स है उसका पार्ट बन जाती है। ठीक है, सो टैक्सेबल इवेंट, अब ध्यान से देखिए, टैक्सेबल इवेंट क्या होगी? जो टैक्सेबल इवेंट है वो क्या होगी? टैक्सेबल इवेंट का मतलब जब इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज हो जाएगी, जब इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज हो जाएगी, कस्टम ड्यूटी इंपोज हो जाएगी, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो टैक्सेबल इवेंट कब होती है? ध्यान से देखिए, टैक्सेबल इवेंट हैपेंस व्हेन
गुड्स एंटर कस्टम बैरियर एंड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड। अब ये बिल ऑफ एंट्री वगैरह क्या है ये हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही गुड्स जो है कस्टम बैरियर में आ जाती है तो वैसे ही उन्हें टैक्स देना पड़ता है और बिल ऑफ एंट्री एक फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। जिस तरीके से हमने इंपोर्ट को समझा इसी तरीके से एक्सपोर्ट के बारे में भी बोला जा रहा है। अगर भारत से कोई भी वेसल पोर्ट से बाहर निकलती है तो जब तक वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस नहीं कर देती तब तक एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। एक्सपोर्ट स्टार्ट कब होगा, जब टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देगी, क्योंकि अप टू 12 नॉटिकल माइल अप टू टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया वो तो इंडिया का ही पार्ट है ना। तो अगर पोर्ट से मान लीजिए कोई वेसल निकलती है कार्गो लेकर और अभी वो टेरिटोरियल वाटर में ही है तो इसे हम लोग एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। एक्सपोर्ट की शुरुआत होगी जब वो वेसल टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस कर देगा। तो जैसे ही वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा तब से एक्सपोर्ट की शुरुआत होगी। इसी तरीके से अगर कोई एयरक्राफ्ट है वो पोर्ट एयरपोर्ट से जैसे ही वो टेक ऑफ करेगा तब वैसे ही तुरंत तुरंत उसे हम लोग एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। कब मानेंगे, जब वो टेरिटोरियल वाटर के जो एरिया है उसको क्रॉस करेगा। तो आप इस डायग्राम में ध्यान से देख सकते हो टैक्सेबल इवेंट एक्सपोर्ट का दिया हुआ है। आप देखो कोई भी कार्गो शिप यानी कि वेसल या फिर कोई एयरक्राफ्ट जैसे ही 12 नॉटिकल माइल के टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करता है तब से एक्सपोर्ट की शुरुआत होती है। यही ऊपर बताया गया है, यहां पर क्या लिखा है देखो, एज पर सुप्रीम कोर्ट गुड्स आर सेट टू बी एक्सपोर्टेड व्हेन इट क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट तब माना जाएगा व्हेन इट क्रॉसेस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक और एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कोई वेसल पोर्ट से निकला लेकिन टेरिटोरियल वाटर के अंदर ही किसी कारण से दुर्घटनावश वो डूब जाती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ सम रीजन वो जो वेसल है वो जो कार्गो शिप है वो समुद्र में ही डूब जाती है, शिंक हो जाती है। तो ऐसे में क्या होगा देखिए, क्या इसे एक्सपोर्ट मानेंगे? ध्यान से देखिए, एक पानी का जहाज है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक पानी का जहाज है, एक वेसल है, पोर्ट से निकला, भारत के कस्टम पोर्ट से वो निकलता है और टेरिटोरियल वाटर में ही वो डूब जाती है, यानी अभी तक टेरिटोरियल वाटर वो क्रॉस नहीं किया। अगर उसने टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस ही नहीं किया इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट हुआ? नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हुआ। टेरिटोरियल वाटर में ही वो डूब गया, मतलब एक तरीके से वो भारत में ही डूब गया, तो इसे एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे। आप ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट डिड नॉट हैपन, एक्सपोर्ट अभी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? देखिए नीचे लिखा वेसल सिंक बिफोर क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर। तो कोई भी वेसल सिंक बिफोर क्रॉसिंग टेरिटोरियल वाटर विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सपोर्ट। समझ में आया? चलिए इसी का उल्टा एग्जांपल अगर ले ले, मान लीजिए कोई शिप या कोई वेसल बाहर से आ रही है और वो टेरिटोरियल वाटर में एंट्री लेती है, उसके बाद डूब जाती है। अभी तक वो पोर्ट में नहीं पहुंची, इंडियन पोर्ट में वेसल अभी पहुंची नहीं, सिर्फ उसने टेरिटोरियल वाटर में एंट्री ले ली और एंट्री लेते ही वो किसी कारण से डूब जाती है। तो क्या इसे इंपोर्ट मानेंगे? जी हाँ, इसे इंपोर्ट मानेंगे, ठीक है। इंपोर्ट के क्योंकि टेरिटोरियल वाटर जैसे ही क्रॉस हो गया मतलब इंपोर्ट तो हो गया। उसके बाद वो डूब गई वो अलग बात है, वो पोर्ट तक नहीं पहुंची वो अलग बात है, पर फिर भी इसे इंपोर्ट मान लिया जाएगा, इंपोर्ट की शुरुआत तो हो गई, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं अभी तक जो भी हमने समझा एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कस्टम है ना ये एक पूरी की पूरी एक स्टोरी की तरह, अगर हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं समझेंगे, इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो अगर हमें पता नहीं होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो सीधा सीधा अगर हम लोग वैल्यूएशन और उसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो एकदम ही ठीक से समझ नहीं आएगा, बोरिंग भी लगेगा। तो एक बार हम लोग समझते हैं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एज पर सेक्शन 12 विच इज द चार्जिंग सेक्शन, किसी भी गुड्स जिसका इंडिया में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, उसके ऊपर
कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है एज पर द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेंडिंग टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया फ्रॉम इंडिया। इंडिया से कोई भी चीज को अगर हम लोग इंडिया से बाहर आउटसाइड इंडिया में भेजते हैं, इसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। गुड्स का जो मतलब है वो यहाँ पर बता दिया गया है, तो गुड्स में क्या क्या चीजें आती है वो बता दिया गया है। और इंडिया के डेफिनेशन में टेरिटोरियल वाटर भी इंक्लूड होगा, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है? इंडिया के लैंड मास से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो सी एरिया होता है, और उसके ऊपर का जो एयर है, और उसके नीचे का जो लैंड है, समुद्र तल जिससे हम लोग बोलते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी आपका भारत का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स में यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल एंट्री लेता है, इंपोर्ट की शुरुआत हो जाती है। इसी तरीके से कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल 12 नॉटिकल माइल्स के एरिया को सी रूट से या एयरवे से अगर क्रॉस करता है, तो इससे एक्सपोर्ट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब आप ध्यान से देखिए, जो भी सामान हम लोग इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, हम लोग हमारे देश में मंगवाते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं? तो इसके लिए हम लोग देखिए दो तरीके के क्लियरेंस हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ कस्टम क्लियरेंस, ध्यान से समझिएगा, टाइप ऑफ कस्टम क्लियरेंस। इसको मैं आपको ना एक बार लिख कर समझाता हूं तो ज्यादा आई थिंक अच्छा रहेगा। जैसे देखिए, ये है हमारा प्यारा देश भारत, और ये है, यहाँ पर मान लीजिए ये है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट नहीं, इसको आप कस्टम पोर्ट मान लीजिए। ये पोर्ट है, यहाँ पर ये जो वेसल है ये आ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये एक वेसल जो है ये इस पोर्ट पे आती है। ठीक है, ये एक वेसल इस पोर्ट पे आती है। पोर्ट पे आने के बाद जो भी वेसल से सामान आया है, उस सामान को हम लोग क्या करेंगे? वेसल से जो भी सामान, आप देखिए ये जो वेसल है इसके अंदर सामान होगा ना, बहुत सारे सामान होंगे, ऐसे करके आप ध्यान से देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे करके सामान होंगे। तो ये वेसल से जो भी सामान आया है, इस सामान को हम लोग क्या करेंगे? पोर्ट पे पहले अनलोड करेंगे। अनलोड करने के बाद ये जो सामान है जो इंपोर्ट होकर आया है, वेसल से जो भी गुड्स इंपोर्ट होकर आया है, इसका क्या होगा? पोर्ट पे अनलोड होने के बाद, पोर्ट पे अनलोड होने के बाद इसका क्लियरेंस कराया जाएगा। अभी क्लियरेंस दो तरीके का होता है। ठीक है, क्लियरेंस दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और एक को बोलते हैं क्लियरिंग फॉर वेयरहाउस। होम कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? आप जो भी सामान इंपोर्ट करके लाए हो, उसको आप अपने देश के डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए आप लेकर जाना चाहते हो। मतलब जो भी आपने इंपोर्ट किया उसके ऊपर टैक्स वगैरह पे कर दो, इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दो। पे करने के बाद सीधा वो सामान अपने इंपोर्टर क्या करता है, वो सामान सीधा लेकर चला जाता है, और उसके बाद वो उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमारे देश में रिलीज कर देता है ना। और एक होता है कि आपने सामान तो इंपोर्ट कर लिया, पर अभी आप उसे तुरंत तुरंत आप लेना नहीं चाहते हो, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रिलीज नहीं करवाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो? हर एक पोर्ट में ना एक कस्टम एरिया होता है जिसको कस्टम स्टेशन बोलते हैं, और वहां पर कई सारे वेयर हाउसेज होते हैं। तो कभी कभी इंपोर्टर क्या करता है ना, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी इंपोर्टर क्या करता है, जो सामान इंपोर्ट कर रहा है, जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट करने के बाद कस्टम स्टेशन में उसकी अनलोडिंग हो जाती है। कस्टम स्टेशन का मतलब पोर्ट। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में उसके बारे में भी बात करेंगे, कस्टम स्टेशन क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं। तो पोर्ट में सामान अनलोड होने के बाद उसे तुरंत तुरंत इंपोर्टर रिलीज नहीं करवाता है, टैक्स पेमेंट करके तुरंत तुरंत उसे रिलीज नहीं करवाता है, बल्कि उसे एक वेयरहाउस में, कस्टम एरिया में ही, कस्टम पोर्ट में ही वेयरहाउस के अंदर जमा करवा देता है। समझ में आया? जैसे मान लीजिए आप एक इंपोर्टर हो, आपने चाइना से कुछ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद वेसल से वो सामान आ गया, आपने गुड्स को क्या किया? पोर्ट पे अनलोड करा दिया,
पोर्ट पे अनलोड कराने के बाद आपने पोर्ट अथॉरिटी को बोला कि भाई ये जो सामान मैंने इंपोर्ट किया है अभी मैं इसे तुरंत रिलीज नहीं करवाऊंगा, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे कुछ दिन अपने पास रखो, 1 हफ्ते या 10 दिन आप अपने पास रखो अपने वेयरहाउस में, फिर उसके बाद मैं आऊंगा, कुछ दिनों के बाद, हफ्ते या 10 दिन के बाद मैं आऊंगा, फिर ये वेयरहाउस से मैं लेकर जाऊंगा। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हर एक पोर्ट में कस्टम स्टेशन होती है जहां पर वेयरहाउसिंग फैसिलिटी होती है और कस्टम वेयरहाउस बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? कस्टम वेयरहाउस। तो पोर्ट स्टेशन में, कस्टम स्टेशन में वेयरहाउस के अंदर अगर आप इंपोर्टेड गुड्स को जमा करा देते हो तो इसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर वेयरहाउसिंग। क्या बोलते हैं? क्लियरेंस फॉर वेयरहाउसिंग। यानी आपने जो इंपोर्ट किया था गुड्स उसको आपने क्लियर कराया, किसके लिए? वेयरहाउसिंग के लिए। आपने वेयरहाउस में उसे जमा करा दिया, इसको बोलते हैं क्लियरेंस फॉर वेयरहाउसिंग। और अगर आप इंपोर्टेड गुड्स को सीधा सीधा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए अगर आप रिलीज करा लेते हो टैक्स वगैरह देकर तो इसे बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। समझ में आया? तो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का मतलब आपने टैक्स वगैरह दे दी और आप उसे डोमेस्टिक यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए आपने उसे रिलीज कर लिया, मतलब पोर्ट अथॉरिटी से आप सामान लेकर आ गए अपने पास, ठीक है। और एक ऐसा है कि आपने इंपोर्ट तो किया पर आप अभी सामान को लेकर नहीं आए हो, आपने उसकी टैक्सेस, ड्यूटी वगैरह भी पे नहीं की है, आपने इंपोर्ट करके कस्टम एरिया में ही उसे छोड़ दिया, कस्टम स्टेशन के वेयरहाउस में उसे जमा करवा दिया। आप बाद में उसको रिलीज कराओगे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो जिस टाइम पे आप वेयरहाउस से गुड्स को रिलीज करवाओगे ना, उस टाइम पे फिर आपको ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, तभी आपको गुड्स को ले जाने के लिए मिलेगा। समझ में आया? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ड्यूटी असेस्ड, यानी आपकी जो भी कस्टम ड्यूटी का अमाउंट होती है वो असेसमेंट हो चुकी है, कितना ड्यूटी आपको पे करना है कस्टम ड्यूटी, उसका कैलकुलेशन वगैरह हो चुका है। एंड पेड, ड्यूटी असेस्ड एंड पेड, इसका मतलब कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन हो गया और पेमेंट हो गया। तो आपने जब कस्टम ड्यूटी का पेमेंट वगैरह कर दिया तो आप क्या कर सकते हो? गुड्स की रिलीज करवा सकते हो। गुड्स रिलीज्ड फॉर यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन, यानी जो इंपोर्टर है वो क्या करेगा? कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करेगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट वगैरह करने के बाद कस्टम अथॉरिटी वाले क्या बोलेंगे? हाँ चलो भाई तुम्हारी पेमेंट हो गई, अब आराम से जाओ अपना सामान लेकर चले जाओ, है ना। तो जो इंपोर्टर है वो क्या करता है? वो अपना सामान लेकर जा सकता है। तो ड्यूटी का पेमेंट करने के बाद इंपोर्टर अपने गुड्स को कस्टम स्टेशन से, कस्टम अथॉरिटी से रिलीज करवाकर वो ले जा सकता है। जब तक आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं करोगे क्या आप गुड्स को रिलीज कर सकते हो, गुड्स को आप लेकर जा सकते हो? द आंसर इज नो, ठीक है। until and unless custom duty is paid you cannot release your goods from custom station, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी का पेमेंट करना होगा, तभी आपकी गुड्स जो है वो रिलीज होगी। तो अगर इंपोर्टर इंपोर्टेड गुड्स को, जो सामान आपने मंगवाया है उसको तुरंत लेकर जाना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन के लिए वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, एक डॉक्यूमेंट होती है वो फाइल करेगा और ड्यूटी का पेमेंट करेगा और सामान लेकर चला जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्टर तुरंत सामान लेकर नहीं जाना चाहता, वो क्लियरेंस नहीं कराना चाहता, वो वेयरहाउस में अपने सामान को कुछ दिनों तक के लिए जमा कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा? क्लियरेंस फॉर वेयरहाउसिंग, इसके लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट होती है वो फाइल करेगा। और यहां पर क्या हो जाएगी? देखिए, गुड्स डिपॉजिटेड इन वेयरहाउस एंड क्लियर्ड लेटर ऑन फॉर होम कंजम्पशन, ड्यूटी पेड लेटर ऑन। यानी फिलहाल आपके जो सामान है वो वेयरहाउस में जमा करा दिए जाएंगे और बाद में जब आप उस सामान को वेयरहाउस से लेकर रिलीज कराओगे तब आपको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपकी गुड्स रिलीज हो जाएगी और आप ले जा सकते हैं उसको अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, अपने यूज के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर यही जो मैंने आपको बताया, यही जो मैंने आपको बताया वही बात लिखी हुई है कि आप जो लेकर आते हो गुड्स, उस गुड्स को या तो आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से उसका क्लियरेंस करा सकते हो, एक होम कंजम्पशन के लिए, एक वेयरहाउसिंग के लिए। जब भी आप गुड्स को क्लियर करवाओगे ना, उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री। तो बिल ऑफ एंट्री या तो होम कंजम्पशन के लिए आप फाइल करोगे या तो फिर आप वेयरहाउसिंग के लिए फाइल करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में ये दोनों चीजें बताई गई है, बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी है, ठीक है। चलो तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन कस्टम वाटर के बारे में। यानी कि हमारा पेज नंबर 3 के टॉप में आप लोग आ जाइए, इंडियन कस्टम वाटर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा
टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो ये भूभाग है, जो धरती है, वहां से 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये इंडिया का ही पार्ट होता है ना, ये भारत की धरती का ही पार्ट है, यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में एंट्री लेने का मतलब मान लिया जाएगा जैसे आपने भारत में एंट्री ले लिया। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है भारत की जो लैंड मास है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं, ये जो है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस लाइन, बेस लाइन। तो ये जो बेस लाइन है, बेस लाइन का मतलब भारत की जो लैंड मास है, लैंड मास से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स यहां तक का जो एरिया होता है, इसे बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। और ये जो एरिया है अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, ये भारत का ही पार्ट माना जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट अगर एंट्री लेता है, इसका मतलब उसने एक तरीके से भारत में एंट्री ले ली। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है, इंडियन कस्टम वाटर। तो इंडियन कस्टम वाटर का मतलब होता है कि वो एरिया जहां तक कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का पावर है। ठीक है, भारत की धरती से, भारत की बेस लाइन से जहां तक इंडियन कस्टम ऑफिसर्स का जो राइट एक्सरसाइज करने का जो पावर है, उसको बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ये कहां तक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, इंडियन कस्टम वाटर, ये है 120 नॉटिकल माइल्स, 120 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। भारत की जो बेस लाइन है, भारत की जो बेस लाइन है, जो मैंने आपको यहां पर बताया है, बेस लाइन का मतलब भारत की जो लैंड की जो बाउंड्री है, यहां से बेस लाइन से अप टू 120 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं इंडियन कस्टम वाटर। तो इंडियन कस्टम वाटर का मतलब बेस लाइन से अप टू 120 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहां पर मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, बेस लाइन से लेकर, चलो, जैसे मान लो यहां से मैं अज्यूम करता हूं, बेस लाइन, देखो बेस लाइन से लेकर यहां तक ये कितना हो गया, सपोज 120 नॉटिकल माइल्स, 120 नॉटिकल माइल्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो, इंडियन कस्टम वाटर। तो बेस लाइन से अप टू 120 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन कस्टम वाटर। इसे मैं यहां पर ना इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, आपको समझ में आया? चलिए, अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, बेस लाइन से अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं कंटीजियस जोन। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से ना नाम दिए गए हैं, आप इसमें ज्यादा परेशान मत होइए। एग्जाम में आपको इंडियन कस्टम वाटर कभी कभी पूछा जा सकता है और टेरिटोरियल वाटर पूछा जा सकता है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव में ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको बस याद रखना है इंडियन टेरिटोरियल वाटर कितना तक होता है, बेस लाइन से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, एंड इंडियन टेरिटोरियल वाटर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया इंक्लूड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इसी तरीके से इंडियन कस्टम वाटर इज 120 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, एंड दिस इंडियन कस्टम वाटर मींस द जुरिस्डिक्शन ऑफ कस्टम ऑफिसर्स, यानी कि कस्टम डिपार्टमेंट के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो राइट या जो पावर है वो कहां तक
एक्सरसाइज कर सकते हैं वो ये कस्टम वाटर तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि इंडियन कस्टम वाटर में उन्हें कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर लगती है, कोई भी वहां वेसल्स या एयरक्राफ्ट उन्हें लगता है कि कुछ वहां पर इलीगल काम हो रही है, कोई स्मगलिंग हो रही है, कोई भी प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो किसी भी तरह के सस्पिशियस एक्टिविटी को वो लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहां पर वो लोग सर्च कर सकते हैं। अपना किसी भी पर्सन को अगर लगे अरेस्ट करने का तो वो अरेस्ट कर सकते हैं, वहां किसी भी गुड्स को अगर चाहे तो वो कन्फिस्केट कर सकते हैं। कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं ना, उनकी पूरी राइट होती है ये कस्टम वाटर के अंदर। तो इंडियन कस्टम वाटर का मतलब आप समझ लो एक तरीके से कस्टम डिपार्टमेंट का, कस्टम अथॉरिटी का जो जुरिस्डिक्शन है वो यहां तक है। इस जगह तक इंडियन कस्टम वाटर तक कस्टम ऑफिसर किसी को भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, गुड्स को कन्फिस्केट कर सकते हैं, जो मन में आए कर सकते हैं। इसके बाहर कस्टम ऑफिसर्स का कोई पावर नहीं है, कोई राइट नहीं है। ठीक है, तो कस्टम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का जो राइट एक्सरसाइज करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो है इंडियन कस्टम वाटर। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ देखो, इन केस ऑफ स्मगलिंग, यहां पर देखो, इन केस ऑफ स्मगलिंग कमिटिंग ऑफेंस अंडर एनी सेक्शन ऑफ लॉ डीलिंग विद प्रोहिबिटेड गुड्स, कोई भी तरह का स्मगलिंग होता है, किसी भी तरह का कोई ऑफेंस होता है, या किसी भी प्रोहिबिटेड गुड्स जैसे ड्रग्स वगैरह का अगर कोई भी डील होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है, तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्या लिखा है देखो, लीगल एक्शन सच एज अरेस्ट, डिटेंशन, कन्फिस्केशन कैन बी अफेक्टेड इन इंडियन कस्टम वाटर। तो इंडियन कस्टम वाटर के अंदर कस्टम ऑफिसर्स अपने फुल अथॉरिटी, फुल राइट का एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर कोई स्मगलिंग हो, कोई भी ऑफेंस या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, इलीगल एक्टिविटी होती है, किसी भी तरीके के प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कस्टम ऑफिसर्स को लगती है, तो इंडियन कस्टम वाटर तक का जो एरिया है ना, वहां तक उनके पास फुल पावर है कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सके और जरूरत पड़े तो किसी को अरेस्ट कर सके, किसी भी गुड्स का कन्फिस्केशन कर सके, किसी पर्सन को डिटेंशन में डाल सके। ये सब कुछ करने का राइट है कहां तक, इंडियन कस्टम वाटर तक, जो कि बेस लाइन से 120 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है। और इस 120 नॉटिकल माइल्स के बाद का भी एक एरिया होता है, 120 नॉटिकल माइल्स के आगे तक का भी एरिया होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है 200 नॉटिकल माइल्स। बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि किसी भी तरीके की कोई नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह है जिसका एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन करना है, तो इंडियन गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि इस जगह तक, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल गैस का वो एक्सप्लॉयटेशन या एक्सट्रैक्शन कर सकती है। समझ में आ रहा है, यानी बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। यहां तक एक्सक्लूसिव राइट होता है इंडियन गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज या किसी नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लॉयटेशन इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो देखो यहां पर भी लिखा हुआ है ऊपर, extraction production of natural gas like petrol, natural gas up to 200 nautical mile। 200 nautical mile का मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको हम लोग इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, देखो नीचे यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स इज रिलेवेंट फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए जब हमें टैक्सेबिलिटी चेक करनी होती है, यानी कि टैक्स लगाने की जब बात आती है, तो हम लोग इंडिया में 12 नॉटिकल माइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर लेते हैं। तो कोई भी गुड्स अगर टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में वेसल या एयरक्राफ्ट के थ्रू एंटर करती है, तो हम लोग मान लेंगे कि इंडिया में एंट्री हो गई। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में अगर किसी भी गुड्स की एंट्री होगी वेसल या एयरक्राफ्ट के द्वारा, तो हम लोग क्या समझेंगे, गुड्स की एंट्री हो गई, मतलब टेरिटोरियल वाटर में आने का मतलब इंडिया में आ गया भाई, इंडिया में एंट्री हो गई, मतलब इंपोर्ट स्टार्ट हो गई। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया को क्रॉस करने का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गई। समझ में आ रहा है। चलो, तो इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को आगे देखते हैं। ये आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आगे देखते हैं।
सबसे पहले समझते हैं कन्वेंस। कन्वेंस देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, कन्वेंस। कन्वेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंस का मतलब होता है जिस भी चीज से आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी कर रहे हो। फिलहाल मैं एग्जांपल में इंपोर्ट कंसीडर करके चल रहा हूं। तो मान लीजिए जिस चीज से, जिस मोड से आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, इसे बोलते हैं कन्वेंस। तो अगर आप सी रूट से इंपोर्ट करते हो, ध्यान से देखो, सी रूट से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो कैसे इंपोर्ट करोगे? वेसल से। तो वेसल हो गया यहां पर कन्वेंस। अगर आप एयर रूट से इंपोर्ट करते हो तो आप एयरक्राफ्ट से इंपोर्ट करोगे, एयरक्राफ्ट हो गया यहां पर कन्वेंस। लैंड रूट से अगर आप इंपोर्ट करते हो, लैंड, अच्छा लैंड रूट से भी इंपोर्ट होता है क्या? जी हाँ, हमारे देश के जो लैंड बाउंड्रीज है, यहां से भी कई दूसरे देशों के बाउंड्रीज कनेक्ट करते हैं, जैसे भूटान, म्यांमार, नेपाल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनकी बाउंड्रीज हम लोग साथ में शेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर लैंड रूट से भी इंपोर्ट होती है तो उसके लिए अगर आप किसी ट्रक से गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो कन्वेंस क्या हो जाएगा? वो व्हीकल, ठीक है। अगर रेल रूट से, रेलवे के थ्रू अगर आप, जैसे बांग्लादेश से इंडिया तक रेल आती है, ठीक है, तो बांग्लादेश से अगर कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट हो रही है रेल से, तो यहाँ पर कन्वेंस क्या हो गया? ये रेलवे, यानी कि जो ट्रेन है, ठीक है। तो कन्वेंस का मतलब जिस जरिए से आप सामान को ला रहे हो, जैसे कि वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल या रेलवे, ठीक है, ये सारे क्या है? कन्वेंस। अलग अलग मोड से आप जैसे इंपोर्ट करोगे उसके हिसाब से। सेम एक्सपोर्ट के केस में भी है। इन सारे अलग अलग रूट से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके कन्वेंस भी यही सारे होंगे। अगर आप सी रूट से एक्सपोर्ट करोगे तो कन्वेंस हो जाएगा वेसल, एयर रूट से एक्सपोर्ट करोगे तो कन्वेंस हो जाएगा एयरक्राफ्ट। इसी तरीके से लैंड या रेलवे के रूट से अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो कन्वेंस क्या हो जाएगा? व्हीकल या रेलवे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद समझो एक और यहाँ पर टर्म है कस्टम स्टेशन। क्या लिखा हुआ है? कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन का मतलब क्या है? कोई भी सामान जब आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने के बाद पोर्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर वो सामान अनलोड किया जाता है, उस प्लेस को बोलते हैं कस्टम स्टेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कस्टम स्टेशन जो होते हैं ना वो स्पेसिफाइड होते हैं, पहले से प्रेस्क्राइब्ड होते हैं। तो कोई भी गुड्स आप किसी भी पोर्ट पे लेकर नहीं जा सकते, जो ऑथराइज्ड कस्टम स्टेशन है वहीं पर आप लेकर जा सकते हो। जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल के लिए वापस से उस डायग्राम को देखते हैं जो मैंने आपको बताया था। जैसे मान लो, देखो ये हमारा देश है, हमारे देश की जो बाउंड्री है, आप देखो ये पूरी की पूरी बाउंड्री यहां से यहां तक, ध्यान से देखना, यहां से लेकर पूरा यहां तक, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरा का पूरा क्या है? सी से कनेक्टेड है। तो कोई भी शिप या कोई भी वेसल कहीं पर भी आकर अपना सामान अनलोड कर सकता है क्या? जहां मन करेगा वहां, इधर, इधर, कहीं पर भी? अरे सब जगह तो सी है ना, चारों तरफ से तो सी से कनेक्टेड है ना, सॉरी तीन तरफ से तो सी से कनेक्टेड है। तो इतना बड़ा जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, जो इतना बड़ा जो सी से कनेक्टेड जो कोस्टल एरिया है, क्या कहीं पर किसी भी जगह पर किसी भी पोर्ट में वेसल्स आकर अपना एंट्री ले सकता है, अपने सामान को अनलोड कर सकता है? द आंसर इज नो। शिप को या वेसल को किस पोर्ट पर आकर अपने गुड्स को अनलोड करना है, ये पहले से ऑथराइज्ड पोर्ट होने चाहिए, ये स्पेसिफाइड पोर्ट होने चाहिए। तो इंडियन कस्टम एक्ट के द्वारा जो भी पोर्ट स्पेसिफाइड है, ऑथोराइज्ड है, उन्हीं ऑथोराइज्ड पोर्ट में ही वेसल्स को आना पड़ेगा। वो अनऑथराइज्ड किसी भी जगह पर अगर चले जाते हैं तो इसके लिए भयंकर पेनाल्टी है, उसके लिए लीगल प्रोविजन अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो वो हम लोग समझेंगे। तो आप इतना समझ लो कि जो वेसल है जिससे हम लोग गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो वेसल कहां पर आना चाहिए? सिर्फ ऑथराइज्ड कस्टम पोर्ट में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ऑथराइज्ड प्लेसेस होते हैं ना, इसी को बोलते हैं कस्टम स्टेशन। क्या बोलते हैं? कस्टम स्टेशन। तो कस्टम स्टेशन जो है इसका मतलब ऑथराइज्ड प्लेसेस, कस्टम स्टेशन का मतलब ऑथराइज्ड प्लेसेस।
जहां पर इंपोर्ट किया हुआ सामान आ सकता है, कहीं पर भी नहीं लाके हम लोग ये कर देंगे, अनलोड कर देंगे, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए आपका जो सामान है वो सी रूट से आ रहा है, आपने सी रूट से इंपोर्ट किया, मतलब वेसल से इंपोर्ट किया, तो वेसल से अब अगर आप इंपोर्ट करोगे तो कस्टम स्टेशन क्या होंगे, कस्टम पोर्ट। कस्टम पोर्ट यानी कि जो पोर्ट है ना, पोर्ट के अंदर ही कस्टम एरिया बना होता है, काफी बड़ा होता है पोर्ट का जो एरिया होता है ना, वो काफी बड़ा एरिया होता है, और पोर्ट के एरिया में ही कस्टम एरिया बना होता है जिसको कस्टम पोर्ट बोलते हैं। तो अगर आप सी रूट से इंपोर्ट करते हो तो आपका सामान अनलोड कहां करना पड़ेगा, कस्टम पोर्ट में ही अनलोड होना चाहिए, कस्टम पोर्ट के अलावा किसी दूसरे पोर्ट में अनलोड नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एयरलाइन में कोई भी एयरपोर्ट होता है ना, तो कुछ एयरपोर्ट्स होते हैं जहां पर सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है, कुछ ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी टेक ऑफ और लैंड करती है। तो कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं। अगर आप ऐसे किसी एयरपोर्ट पे जाते हो जहां सिर्फ डोमेस्टिक टर्मिनल्स है, यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही वहां पर टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, तो इसका मतलब वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं आ सकती। आ सकती है क्या? कोई ऐसा एयरपोर्ट जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, कोई ऐसा एयरपोर्ट जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, वहां इंटरनेशनल फ्लाइट आ सकती है? नहीं आ सकती। इंटरनेशनल फ्लाइट कौन से एयरपोर्ट पे आ सकती है? जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जैसे कोलकाता में, कोलकाता एयरपोर्ट में आप डोमेस्टिक का एक अलग सेक्शन है, इंटरनेशनल का अलग सेक्शन है। तो कोलकाता एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट, ये जितने भी एयरपोर्ट्स है ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी आ सकते हैं और इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा, मान लीजिए कोई छोटा सा कोई ऐसा एयरपोर्ट है जहां इंटरनेशनल टर्मिनल है ही नहीं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां आ नहीं सकते, वहां सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट ही आ सकते हैं। छोटा सा एयरपोर्ट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट होते हैं, पर वो सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए होते हैं। तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट में इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ सकते, क्योंकि डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है ऑथोराइज्ड नहीं है इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स होते हैं जो ऑथराइज्ड नहीं होते इंपोर्टेड गुड्स के अनलोड के लिए, ठीक है। तो जो पोर्ट इंपोर्टेड गुड्स के अनलोडिंग के लिए ऑथराइज नहीं है उसे कस्टम स्टेशन नहीं बोलेंगे। कस्टम स्टेशन जो होते हैं वो पोर्ट्स होते हैं जो ऑथराइज्ड हैं, इसलिए कस्टम गुड्स के अनलोडिंग के लिए, इंपोर्टेड गुड्स के अनलोडिंग के लिए। तो जो भी गुड्स वेसल के थ्रू इंपोर्ट हो रहा है, जो भी गुड्स वेसल के थ्रू इंपोर्ट हो रहा है, उसे कहां अनलोड करना पड़ेगा, कहां लेकर जाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड पोर्ट में, यानी कि कस्टम स्टेशन में, कस्टम स्टेशन में, जिसको हम लोग कस्टम पोर्ट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इंपोर्ट हम लोग एयरक्राफ्ट के थ्रू कर रहे हैं तो एयरपोर्ट भी कैसा होना चाहिए, कस्टम एयरपोर्ट। कस्टम एयरपोर्ट मतलब कुछ ऐसे एयरपोर्ट जो कस्टम एक्ट के अंदर ऑथराइज्ड है। तो सारे के सारे एयरपोर्ट ऑथराइज्ड नहीं होते, जो ऑथराइज्ड एयरपोर्ट है इसे बोलते हैं कस्टम एयरपोर्ट। समझ में आ रहा है? तो कस्टम पोर्ट का मतलब ऑथराइज्ड पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट का मतलब ऑथराइज्ड एयरपोर्ट। सिर्फ इन्हीं पोर्ट और इन्हीं एयरपोर्ट में ही, जो कि ऑथराइज्ड है, इन्हीं में ही हम लोग इंपोर्टेड गुड्स को लेकर आ सकते हैं। समझ में आया? तो कस्टम पोर्ट हो गया कस्टम स्टेशन किसके लिए, सी रूट के लिए। कस्टम एयरपोर्ट हो गया कस्टम स्टेशन एयर रूट के लिए। लैंड रूट के लिए जो कस्टम स्टेशन है वो क्या होगा, इसके लिए एक अलग नाम है लैंड कस्टम स्टेशन। लैंड कस्टम से, तो जब लैंड रूट से सामान इंपोर्ट होती है ना ट्रक वगैरह से, तो उसके लिए एक कस्टम स्टेशन अलग से बना होता है बॉर्डर एरिया में। जैसे ही सामान लैंड रूट से आती है, इंपोर्ट होती है, तो वहां पर लैंड कस्टम स्टेशन होता है। उसी जगह पर ट्रक ड्राइवर को लाकर क्या करना पड़ता है, इंपोर्टेड गुड्स वहां पर लाकर रखना पड़ता है, चेकिंग करानी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी सारी प्रोसीजर होती है इंपोर्ट से रिलेटेड, वो लैंड कस्टम स्टेशन में होती है, ठीक है। इसी तरीके से रेलवे में भी लैंड कस्टम स्टेशन बनाई जाती है। तो रेलवे और रोडवेज, रेलवेज और रोडवेज, इन दोनों के लिए जो कस्टम स्टेशन होते हैं उसको बोलते हैं लैंड कस्टम स्टेशन, ठीक है। अच्छा, ये सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो कौन करता है, कस्टम से रिलेटेड, कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड जो भी पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी है, ये कौन करता है। जब आप सामान इंपोर्ट करोगे, कभी किसी गुड्स का जब आप इंपोर्ट करोगे, तो इंपोर्ट के टाइम पे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन है, ये कौन
परफॉर्म करता है, तो जो पर्सन परफॉर्म करता है इसे बोलते हैं पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज का मतलब ये वो पर्सन है जो सारे पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा रिलेटेड टू इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। ठीक है, तो अगर सी रूट से सामान आ रहा है, सी रूट से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है, तो सी रूट के केस में जो वेसल का मास्टर है, जिसको हम लोग कैप्टन बोलते हैं, हर एक शिप का कैप्टन होता ना, तो जो कैप्टन है या जो मास्टर ऑफ द वेसल है, यही पर्सन इंचार्ज कहलाएगा। इसकी ही जिम्मेदारी होगी सारे डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज को पूरा करने की। इसी तरीके से एयर रूट के केस में जो पायलट या कमांडर होगा, जो फ्लाइट का जो पायलट या कमांडर होगा, उसे हम लोग पर्सन इंचार्ज बोलेंगे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी फॉर्मेलिटी और डॉक्यूमेंटेशन की। लैंड रूट के केस में जो ड्राइवर होगा, ये हो जाएगा पर्सन इंचार्ज। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारी फॉर्मेलिटी पेपर वर्क पूरा करने की। और रेलवे के केस में जो कंडक्टर या गार्ड होता है, गार्ड रेलवे का गार्ड होता है ना, वो गार्ड की जिम्मेदारी होगी वो सारे फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क कंप्लीट करने के। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन इंचार्ज। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सन इंचार्ज। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है इंपोर्ट प्रोसीजर। नेक्स्ट पेज में, ये आपके सिलेबस का फिलहाल पार्ट नहीं है। तो आज के सिलेबस, आज के लेक्चर में मैंने ये जो भी सारी चीजें आपको बताई, ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आज आपको दी। इसके बाद आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो मैं एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से आपको कराऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल अभी तक जो भी हमने पढ़ा, इससे आपको क्या समझ में आया? कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी वो टैक्स है, एक तरह की इनडायरेक्ट टैक्स है, जो गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है प्रिस्क्राइब्ड रेट से, जो कि कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया गया है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब भारत के बाहर से कोई भी गुड्स भारत में लेकर आना, एक्सपोर्ट का मतलब भारत से कोई भी गुड्स भारत के बाहर लेकर जाना। भारत का ये जो डेफिनेशन है, इसमें टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया भी आता है, जो कि लैंड मास से अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स के बाउंड्री में कोई भी एयरक्राफ्ट या वेसल एंट्री करता है, इंपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। और 12 नॉटिकल माइल्स के जो टेरिटोरियल वाटर का जो एरिया है, इसको जैसे ही कोई वेसल या एयरक्राफ्ट क्रॉस करता है, एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाती है। हम लोग जो भी सामान इंपोर्ट करते हैं, जो भी गुड्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसका क्लियरेंस दो तरीके से हो सकता है। अगर आप इंपोर्टेड गुड्स को डायरेक्टली हमारे कंट्री भारत में यूटिलाइज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए डायरेक्टली आप उसे क्लियर कराना चाहते हो, तो आपको एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। यानी कि आप टैक्स का पेमेंट कर दो और अपने सामान को लेकर चले जाओ। लेकिन अगर आप इमीडिएटली अपने सामान को लेकर नहीं जाना चाहते, तो आप इसे वेयरहाउस में भी रखवा सकते हो। इसके लिए एक अलग बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग। तो आपका जो सामान है वो कस्टम स्टेशन के वेयरहाउस में जमा हो जाएगा, और वहां से आप बाद में ड्यूटी का पेमेंट करके आप उसको डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए रिलीज करवा सकते हो। ठीक है, तो ये दो तरीके की क्लियरेंस होती है। कस्टम स्टेशन का मतलब हमने समझा। कस्टम स्टेशन का मतलब क्या होता है? जो ऑथोराइज्ड प्लेसेस होते हैं उनको कस्टम स्टेशन बोला जाता है। वेसल के केस में ऑथोराइज्ड स्टेशन जो होंगे वो क्या होंगे? कस्टम पोर्ट। एयरक्राफ्ट के केस में जो ऑथोराइज्ड प्लेस होंगे वो हो जाएंगे कस्टम एयरपोर्ट। रोडवेज और रेलवेज के केस में जो ऑथोराइज्ड प्लेस होंगे वो होंगे लैंड कस्टम स्टेशन। पर्सन इन चार्ज का मतलब वो पर्सन जो सारे पेपर वर्क और लीगल फॉर्मेलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं पर्सन इन चार्ज। वेसल के केस में मास्टर ऑफ द वेसल यानी कि कैप्टन। एयरक्राफ्ट के केस में पायलट या कमांडर। लैंड यानी कि व्हीकल या ट्रक के केस में जो ड्राइवर है, और रेलवे के केस में जो गार्ड है या कंडक्टर है। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे पर्सन इंचार्ज। इन्हें सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक का एरिया होता है, इसे हम लोग कस्टम, इंडियन कस्टम वाटर बोलते हैं। यहां तक कस्टम ऑफिसर्स की लीगल राइट या अथॉरिटी होती है। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर उन्हें लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं? वहां पर लीगल एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि अरेस्ट करना, डिटेंशन करना, या फिर सामान का कन्फिस्केशन कर लेना। ये सारी चीजें हो सकती है इंडियन कस्टम वाटर तक, जहां तक इंडियन कस्टम ऑफिसर्स की अथॉरिटी होती है। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल गैस का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, कब तक? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। ठीक है, और इस पे कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। तो ये सारी कुछ बेसिक बातें थी। इसके बाद मैं आपको एक दो और खास बातें बता दूं।
जो आपके सिलेबस के हिसाब से जो रिलेवेंट है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिल ऑफ एंट्री अभी आप लोगों ने पढ़ा, बिल ऑफ एंट्री अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो बिल ऑफ एंट्री कितने तरह की होती है यहां पर मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं। बिल ऑफ एंट्री 3 तरीके की होती है। बिल ऑफ एंट्री आप देखिए यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिख रहे हैं आपको। बिल ऑफ एंट्री 3 तरीके की होती है। एक होती है व्हाइट पेपर में, व्हाइट कलर की, एक होती है येलो कलर की, और एक होती है ग्रीन कलर की। तो व्हाइट वाले को बोलते हैं फॉर्म 1, येलो वाले को बोलते हैं फॉर्म 2, और ग्रीन वाले को बोलते हैं फॉर्म 3। व्हाइट कलर की जो फॉर्म 1 बिल ऑफ एंट्री होती है, ये होती है फॉर होम कंजम्पशन। तो अगर आप इंपोर्टेड गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराना चाहते हो, तो आपको व्हाइट बिल ऑफ एंट्री यानी कि फॉर्म 1 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप वेयर हाउसिंग के लिए, अगर आप क्या करते हो, उस इंपोर्टेड गुड्स को आप जमा करवाना चाहते हो, तो येलो बिल ऑफ एंट्री यानी कि फॉर्म 2 आपको फाइल करनी पड़ेगी। और बाद में वेयर हाउस से जब आप डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए जब आप रिलीज करवाओगे, तो फॉर्म 3 यानी कि ग्रीन कलर की बिल ऑफ एंट्री आपको फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ग्रीन कलर की कब फाइल करनी पड़ती है? जब आप वेयर हाउस से बाद में आप क्या करते हो, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए क्लियर कराते हो गुड्स को। ठीक है, अच्छा, बिल ऑफ एंट्री कब तक आपको फाइल करनी है? देखिए यहां पर लिखा हुआ है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री फाइल नॉट बिफोर 30 डेज, फाइल नॉट बिफोर 30 डेज ऑफ एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट वेसल और व्हीकल। एयरक्राफ्ट वेसल या व्हीकल की जो भी एक्सपेक्टेड डेट है अराइवल की, उससे 30 दिन से पहले आपको ये बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका जो भी डेट है, उस डेट से पिछले 30 डेज तक के अंदर ही आपको ये फाइल करना है। 30 डेज से पहले आपको फाइल नहीं करना है। ठीक है, बट नॉट लेटर देन, बट नॉट लेटर देन एंड ऑफ द डे बिफोर अराइवल। जिस दिन अराइवल होने वाला है उससे एक दिन पहले तक आपका ये फाइल हो जाना चाहिए। नॉट लेटर देन द एंड ऑफ द डे बिफोर अराइवल, जिस दिन आपका सामान इंपोर्टेड गुड्स पहुंचने वाला है, अराइवल होने वाला है, उसके एक दिन पहले तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। ठीक है, बिल ऑफ एंट्री ये 3 टाइप की होती है, ऊपर मैंने बताया। ठीक है, चलिए चलिए ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। टाइम लिमिट टू पे ड्यूटी, आपको जो ये कस्टम ड्यूटी है ये पे करना पड़ता है। इसकी टाइम लिमिट क्या है, कब तक आपको पे करना पड़ता है? तो सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट का मतलब आपने खुद से ही जो भी सामान आपने इंपोर्ट किया उसको डिक्लेयर किया, उसकी रेट आपने खुद से ही सिलेक्ट की, और खुद से ही सारा कैलकुलेशन असेसमेंट करके आपने सबमिट कर दिया, है ना। जो भी अथॉरिटी है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उनको आपने सारा कैलकुलेशन वगैरह करके सेल्फ असेसमेंट करके आपने दे दिया। तो अगर सेल्फ असेसमेंट करते हो तो पेमेंट कब तक करना पड़ेगा आपको? पेमेंट की जो ड्यू डेट है वो कब तक है? डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री। जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे उसके साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसी दिन आपको ड्यूटी का पेमेंट भी करना होगा। लेकिन अगर जो असेसमेंट है वो पीओ की तरफ से होता है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर की तरफ से होता है, जिसको हम लोग प्रोविजनल असेसमेंट भी बोलते हैं। ये जो असेसमेंट का टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो असेसमेंट या रीअसेसमेंट अगर होता है, देखिए एक हम लोग खुद से ही डिक्लेयर कर देते हैं सारा कैलकुलेशन वगैरह करके। कभी कभी जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये जो कैलकुलेशन है ये ठीक नहीं है, या फिर किसी तरह का उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज अगर उन्हें लगता है, तो जो पीओ है यानी प्रॉपर ऑफिसर है वो खुद से ही सारा कैलकुलेशन और असेसमेंट करते हैं। तो अगर कैलकुलेशन या असेसमेंट अगर पीओ की तरफ से हुआ है, तो फिर आपको ड्यूटी कब तक पेमेंट करना है? विद इन 1 डे फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री रिटर्न बाय पीओ। तो जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है पीओ के द्वारा, मतलब जब पीओ ने असेसमेंट कैलकुलेशन करके दे दिया, उसके अगले एक दिन तक, विद इन 24 आवर्स, एक दिन तक आपको क्या करना है? पेमेंट कर देना है, एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। ठीक है, और डिफर्ड पेमेंट एक होता है जो अभी आपके लिए उतना रिलेवेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आप नीचे देख सकते हो, डिफर्ड पेमेंट मतलब कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनकी कंटिन्यूअसली इंपोर्ट हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है, तो वो लोग हर इंपोर्ट में या हर एक्सपोर्ट में वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं ड्यूटी का। वो लोग ना एक पीरियोडिकल बेसिस पे पेमेंट करते हैं। जैसे कि देखिए नीचे लिखा हुआ है,
नीचे आप देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम 1st to 15th डे ऑफ मंथ, यानी महीने के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो भी इंपोर्ट हुआ है उसका वो लोग टैक्स कब पे करेंगे, 16 तारीख को। इसी तरीके से महीने के 16 तारीख से लेकर आखिरी तक 30 या 31 तक जो भी इंपोर्ट हुआ है उसका वो लोग ड्यूटी कब पे करेंगे, अगले महीने के 1 तारीख को। समझ में आ रहा है। और अगर मार्च का महीना है तो मार्च के महीने में 16 से 31 के बीच में जो भी इंपोर्ट होगा इसका वो लोग ड्यूटी कब ये करेंगे, पेमेंट करेंगे 31 मार्च तक। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, डेफर्ड पेमेंट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी सारी चीजें आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो ये सारी चीजें आपके लिए रिलेवेंट नहीं है फिलहाल। चलिए एक और चीज मैं आपको बता देता हूं आखिरी। देखिए यहां पर आप देख सकते हो एक नाम दिख रहा है अराइवल मैनिफेस्ट। एक डॉक्यूमेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, अराइवल मैनिफेस्ट। इसी का एक दूसरा नाम है इंपोर्ट मैनिफेस्ट, या इसको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट में आईजीएम। आप देखो नीचे लिखा हुआ आईजीएम, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, या फिर इसे हम लोग इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोल सकते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, अराइवल मैनिफेस्ट। इसी को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इंपोर्ट रिपोर्ट। इसे को हम लोग इंपोर्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं। आखिर ये है क्या, ये एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं, इस डॉक्यूमेंट में आपको जो भी गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो, यानी वेसल या एयरक्राफ्ट या लैंड रूट से जो भी सामान आप इंपोर्ट कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। कौन कौन से सामान किस किस क्वांटिटी के आप लेकर आ रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी पूरी डिटेल्स बकायदा सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपको बतानी पड़ती है बिफोर रीचिंग टू द कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन में पहुंचने के पहले आपको सारा डिटेल देना पड़ता है कि हम लोग ये सब सामान लेकर आ रहे हैं, ये सब सामान हम लोग लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो नीचे जो टेबल दिया गया ना, आप देखो यहाँ पर देखो फुल फॉर्म दिया गया, आईजीएम का मतलब इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट। तो अगर ध्यान से देखना यहाँ पर, अगर आप सी या एयर रूट से आते हो, मतलब इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं या तो सी या तो एयर रूट से इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको अराइवल मैनिफेस्ट या आईजीएम यानी इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आपको देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, एनी टाइम प्रायर टू अराइवल। एनी टाइम प्रायर टू अराइवल मतलब कस्टम स्टेशन में पहुंचने के पहले, कस्टम स्टेशन में अराइव करने के पहले, पहुंचने के पहले आपको ये अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट आपको दे देना पड़ेगा। मतलब कोई भी सामान जब इंपोर्ट होता है ना, तो वेसल से या एयरक्राफ्ट से जैसे भी इंपोर्ट हो रहा है, कस्टम स्टेशन पे सामान लेकर आने के पहले, गुड्स लेकर आने के पहले आपको इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के थ्रू या अदर जो भी प्रिस्क्राइब्ड मोड है उसके थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिकली पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना पड़ेगा, बता देना पड़ेगा कि हम लोग क्या क्या सामान लेकर आ रहे हैं। आपके सारे गुड्स की डिटेल और डिस्क्रिप्शन आपको पहले ही बता देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है। तो सी या एयर रूट से अगर आप इंपोर्ट करते हो तो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट आपको एनी टाइम प्रायर टू अराइवल, अराइवल के पहले आपको जमा करवा देना है। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से। लेकिन अगर आप लैंड रूट से यानी कि रोडवेज से या रेलवे से अगर आप इंपोर्ट करते हो, लैंड रूट से अगर आप इंपोर्ट करते हो, तो आपको क्या देना पड़ेगा जमा, आपको देना पड़ेगा इंपोर्ट रिपोर्ट। और ये आपको पहले नहीं देना, आप अराइवल के अगले 12 घंटे के अंदर आप दे सकते हो। मतलब कस्टम स्टेशन पे आप माल लेकर आए ट्रक से, मान लो, ठीक है, माल लेकर आप जैसे ही पहुंचे, गुड्स लेकर आप जैसे ही कस्टम स्टेशन में पहुंचे, कहां पर, लैंड कस्टम स्टेशन, क्योंकि लैंड रूट है ना। तो लैंड रूट से अगर आप इंपोर्ट करते हो ट्रक से, मान लीजिए आपकी माल आ रही है, गुड्स आ रही है,
तो गुड्स को लेकर जैसे ही आप लैंड कस्टम स्टेशन में पहुंचोगे, लैंड कस्टम स्टेशन में पहुंचने के अगले 12 घंटे के अंदर अंदर आपको ये इंपोर्ट रिपोर्ट जमा दे देना है। ठीक है, कैसे दे सकते हो? मैनुअल, क्योंकि ट्रक ड्राइवर वगैरह लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो भी है उनको मैनुअल एक फॉर्मेट बनाकर दे दिया जाता है, वो अपने तरीके से उसको क्या करते हैं, जमा करवा देते हैं। तो ये आप रोडवेज से आप मैनुअल दे सकते हो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और देने का जो टाइम है वो है 12 घंटे, यानी आपको बताना पड़ेगा कि ट्रक के अंदर या जो भी मान लो रेलवे से आ रहे हो तो उसके रेलवे के थ्रू आप क्या क्या सामान लेकर आ रहे हो, पूरे गुड्स की डिटेल और डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से डिटेल में बतानी पड़ती है। तो ये जो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है या जो ये इंपोर्ट रिपोर्ट है, ये बेसिकली डिटेल्स है उन चीजों की जो आप इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और ये आपको पहले से बताना पड़ेगा। अच्छा, ये चीजें हम लोग समझ गए। चलिए, बाकी चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं है तो मैं इसे स्किप करता हूं। आज की क्लास में हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी के बारे में और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप करी है। यानी कि क्योंकि बात यह है कि कस्टम ड्यूटी अपने आप में एक डिटेल्ड एक्ट है, एक कानून है, एक लॉ है। अब उस लॉ के अंदर बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस है, सबके अलग अलग प्रोविजंस है, लेकिन आपके सिलेबस में उस तरीके से डिफाइन करके प्रॉपर सीक्वेंस या पैटर्न में दिया नहीं गया है। आपके सिलेबस में उस पूरे के पूरे कस्टम एक्ट में से कुछ पार्ट को उठाकर दे दिया गया है। तो आपको पढ़ना तो है आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपके सिलेबस पर डाला गया है, जो डेफिनेशन, जो आइटम्स या जो सेक्शंस है, आपको वही पढ़ना है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। लेकिन वो सिलेबस में जो उन लोगों ने डाला है वो कुछ टॉपिक्स इस तरीके के हैं कि अगर मैं डायरेक्टली आपको आपके सिलेबस की रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा या एक्सप्लेन करूंगा तो आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार डायरेक्टली आपके सिलेबस को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता तो दूं आखिर ये कस्टम एक्ट है क्या, किस तरीके से ये होती है या किस तरीके से ये लगाई जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, क्या इसकी प्रोसेस है, किस तरीके से क्या होती है इंपोर्ट में, एक जनरल ओवरव्यू, एक ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर नहीं रहेगी तो कस्टम को डायरेक्ट अगर हम लोग डेफिनेशन या टर्म के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो आज जो मैंने आपको बताया कस्टम से रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स थी वो भी मैंने आपको बता दिया। इससे भी बहुत सारी चीजें और भी है पर वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज बहुत हेवी हो जाएगा और आपके लिए फिलहाल अभी रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा, जो भी हमारी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इसके बाद से अगले क्लास में मैं आपको आपके सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक्स जो आपको मैं करवाऊंगा वो आप बहुत ही आसानी से अच्छे से समझ पाओगे और एग्जाम से रिलेवेंट जो भी मैं प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा जो वैल्यूएशन से रिलेटेड है वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। Thank you so much. Bye bye. Take care.